हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 27 है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 26 में आप लोग के सामने फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाना शुरू कर दिया था। फैराडे लॉज क्यों पढ़ते हैं, क्या कैलकुलेशन इसके अंदर होती है, पहले तो वही आपको इंट्रोडक्शन के बेस पे समझाया था। उसके बाद में हमने फैराडे का फर्स्ट लॉ आप लोगों के सामने डिस्कस करना शुरू किया था। बच्चों लॉ तो हमने समझा दिया था आपको। लॉ समझाने के बाद में मैंने आप लोग के सामने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी शुरू की थी और 2 पॉइंट आपके सामने कंप्लीट किए थे, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट का कुछ पार्ट अभी भी आपके सामने बोर्ड पर है। हमने आपको सेकंड पॉइंट ये समझाया था कि अगर हमें न्यूमेरिकल में या किसी क्वेश्चन में कुछ कन्वर्जन दिए हों, कन्वर्जन का मतलब कोई रिएक्शन ऐसी दिखाई दे रही है कि जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ऐसे कुछ इक्वेशंस आपको दे दी जाए तो पहली बात तो यही है कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन हो रहा है, या फिर आप लोग कैसे पहचानेंगे कि इनमें वो कौन सी रिएक्शंस है जिनमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे इस बात को? तो इस बात का फैसला आप लोग बच्चों ऐसे करेंगे कि आपको ये चेक करना है, ये कैलकुलेट करना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन में चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर इनमें से कौन सी रिएक्शन में चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। आपको इस बात का फैसला करना है। अगर आप लोगों ने इस बात का फैसला कर लिया कि इनमें से यहाँ पर ऑक्सीडेशन और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो आप लोग इजीली इस बात को समझ सकते हैं, आप लोग समझा सकते हैं कि आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझा दी थी आपको कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्शन एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो हमने इस टॉपिक के अंदर क्या समझाया कि फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम लोग धीरे धीरे कन्वर्ट करके इन सभी वैल्यूज़ को समझकर हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने बताया कि हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा जो फॉर्मूला बना, हमने ये समझाया कि अगर कोई रिएक्शन रिडक्शन की है, अगर कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, तो उसमें ये कह दिया कि इस रिएक्शन में कितने कूलम्ब या कितने फैराडे चार्ज खर्च होगा, कितने कूलम्ब चार्ज, हाउ मैनी फैराडे एंड हाउ मैनी कूलम्ब चार्ज यहाँ पर खर्च होगा इस कन्वर्जन को करने के लिए। ओके, फॉर्मूला तो ये है। तो नंबर ऑफ कूलम्ब या फिर नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू होता है मोल इनटू चेंज इनटू फैराडे। अगर आपको चार्ज की वैल्यू चाहिए कूलम्ब में, तो कूलम्ब में निकाल लीजिए। कूलम्ब में निकालने के लिए आपको F की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 96500, और अगर फैराडे में निकालना फिर आपको F की वैल्यू नहीं रखनी है। ठीक है, वो हमने सारा आपको समझा दिया। चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज भी आपको समझा दिया। अब मैं आपके सामने लगभग 3-4 क्वेश्चंस इसी टॉपिक से कंसर्न है वो बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोग इसके सोल्व करेंगे। जैसे मान लिया मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर दूँ इस टॉपिक के। अगर आप इस टॉपिक को समझ गए हों तो पहले ये 2 क्वेश्चन आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए स्टूडेंट, क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लिया ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड से आपको कैल्शियम ऑब्टेन हो रहा है और कितना, W इज इक्वल टू 20 ग्राम। ठीक,
W इज इक्वल टू 20 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि कितना चार्ज इस काम को करने में खर्च हो रहा है। अब क्वेश्चन बदल गया ये, ठीक है, क्वेश्चन बदल गया ना। देखो, चार्ज निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है? चार्ज निकालने का कॉन्सेप्ट है चार्ज इज इक्वल टू आपको चाहिए मोल इनटू चेंज इनटू फैराडे। अब ये नहीं कहा गया क्वेश्चन में कि ये जो चार्ज आपको निकालना है ये फैराडे में निकालना है, कूलम में निकालना है, ये आपके हाथ में, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे निकालिए। मतलब 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए मोल। मोल होता है W/m, क्योंकि जो कंडीशन गिवन है ग्राम में यहाँ पर मास गिवन है, तो इसलिए मोल 20 मोलिकुलर मास कितना है 40, तो ये तो निकल गया मोल। कितने मोल आए? आप लोग मान लीजिए 1/2 मोल आ गए आपके। दूसरा आपको यहाँ पर चेंज निकालना है। देखो, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम प्लस के 2 होता है और यहाँ पर कैल्शियम 0, तो चेंज यहाँ पर 2 का है। N की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है, साफ साफ 2 है। ओके, और फैराडे की वैल्यू अगर रखनी है तो कितनी है? 96500, ठीक है, इतने कूलम। ये आपका फॉर्मूला है। तो बस आपको इस फॉर्मूला में Q इज इक्वल टू मोल कितना है 1/2, चेंज कितना है 2, और यहाँ पर फैराडे, मतलब यहाँ पर फैराडे की टर्म में तो आंसर आएगा 1 फैराडे, ठीक है। और अगर आपको निकालना है कूलम में तो कूलम में निकाल लीजिए, F की वैल्यू पुट कर दीजिए, F की वैल्यू पुट करते ही आ जाएगा 96500 इतने कूलम। सीधी सी बात है। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कंडीशन है? Cr2O72 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Cr प्लस के 3 में, और इसका हमारे पास में केवल 1 मोल है। तो बताना है कि कितने फैराडे चार्ज, कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी यहाँ पर। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मोल की। मोल तो यहाँ पर कितने हैं? 1 मोल। मेन बात यहाँ पर चेंज की है। अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ Cr के ऊपर चार्ज प्लस के 6 है, 1 के ऊपर, कितने के? 1 के, लेकिन Cr तो 2 है, इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 के अंदर प्लस के 6 से प्लस के 3 जा रहा है तो 1 के अंदर 3 का चेंज आया। मेरी बात को ज़रा ध्यान सुनिएगा, 1 मोल के अंदर प्लस के 6 से प्लस के 3 जा रहा है, प्लस के 6 से प्लस के 3, तो कितना चेंज? 3। मोल कितने हैं? 2 मोल है ना भाई, डबल है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ओवरऑल चेंज कितने का आएगा? 6 का आएगा। तो चेंज 6 का है। और F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू है आपको यहाँ पर दे रखी है 96500 इतने कूलम। तो Q इज इक्वल टू मोल इंटू चेंज इंटू फैराडे। तो Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मोल कितना है बच्चों? 1, चेंज कितना है 6 का, और ये F, तो Q इज इक्वल टू 6F, ये हमारा आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने डिस्कस बार बार कर रहा हूँ, चेंज, नंबर ऑफ फैराडे, कूलम, ये आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ में 2 टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिए हैं। एक लास्ट टॉपिक और बचता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज़रा वो भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम लोग फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ा देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट कराने के बाद फिर हम लोग इस न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कराएंगे और फिर हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। करिए नोट। ओके स्टूडेंट, तो
जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है, टॉपिक नंबर 3 जरा उसकी बात करते हैं। टॉपिक नंबर 3 क्या है? टॉपिक नंबर 3 ये है, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले सुना होगा या कभी कहीं पढ़ा भी होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे बोलते हैं? बात की जो शुरुआत करते हैं वो यहीं से करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर लेयर बनाई जाती है। एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर लेयर बनाई जाती है। और जनरली क्या होता है कि लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर ही बनती है। मतलब इसका उल्टा प्रोसेस अगर आप लोग कहें वो होगा ही नहीं। मतलब आप कहने लगे कि भाई आयरन सरफेस पर कॉपर और जिंक की लेयर तो बन सकती है, बट इसका उल्टा नहीं होगा कि कॉपर मेटल पर आयरन की लेयर बन जाए। या फिर इसका उल्टा ऐसा तो हो सकता है कि कॉपर मेटल के ऊपर सिल्वर की या गोल्ड की लेयर बन सकती है कॉपर कंटेनर्स के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिल्वर और गोल्ड के ऊपर आप लोग कॉपर की लेयर बना दें। बनेगी ही नहीं, स्टेबल ही नहीं होगी, वो लेयर फॉर्म ही नहीं होगी। हमेशा ये कॉन्सेप्ट है, समझ की बात को। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, ठीक है? अभी समझाएंगे धीरे धीरे। पहले ये समझा दूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो लिख सकते हैं इसके अंदर आप लोग पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग is the phenomena in which a metallic layer और कोटिंग, या तो कह दीजिए लेयर या कह दीजिए कोटिंग, एक ही बात है। कोटिंग इज अकर या फिर फॉर्म ऑन अनदर मेटल सरफेस। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात को समझा देते हैं। हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर मोर रिएक्टिव मेटल सरफेस पर बनती है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑलवेज ए लेयर और कोटिंग, a layer or coating of less reactive metal is formed on more reactive metal सरफेस। ठीक है, ऑलवेज ये होता है क्या करने के लिए? टू प्रोटेक्ट देम, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका रिवर्स नहीं होता। जैसे मान लिया, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कॉपर लेयर ऑन आयरन सरफेस, ये तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आयरन की लेयर
कॉपर मेटल के ऊपर बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक ऐसे ही कभी कभी हम लोग बोलते हैं कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन मेटल, आयरन सरफेस। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। एक खास बात बताना चाहता हूं आपको, अगर जिंक की कोटिंग करेंगे, स्पेशली जिंक की, मैंने इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, अगर जिंक की कोटिंग करेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन में कौन से मेटल की कोटिंग की जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन में हमेशा कौन से मेटल की कोटिंग की जाती है, जिंक की जाती है। तो कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन सरफेस हो सकती है, और ब्रैकेट में लिख लीजिए इट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कोटिंग ऑफ जिंक। कहीं पर अगर जिंक की कोटिंग करी जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इसका मतलब गैल्वेनाइजेशन होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो ऐसे कर करके हम लोग डिफरेंट मेटल सरफेस पर एक दूसरे की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल सरफेस के ऊपर मोर रिएक्टिव की लेयर बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात मैं मेंशन कर रहा हूँ कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मोर रिएक्टिव metal on less reactive metal surface। ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। इसे दोबारा लिख रहा हूं मैं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल की सरफेस है, अगर उस मेटल सरफेस पर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग करनी है, लेयर बनानी है, तो उस कोटिंग को, उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक बात मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाहता हूँ। हमेशा जिस मेटल के ऊपर कोटिंग करनी है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उस मेटल को हमें बनाना पड़ेगा कैथोड, क्योंकि कैथोड के ऊपर ही मेटल डिपॉजिट होता है, और जिसकी कोटिंग करनी है उसे बनाना पड़ेगा एनोड। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ये नोट करके मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। द मेटल सरफेस ऑन विच ए कोटिंग is needed to form is made cathode. ठीक है, and coated surface, coated metal is made एनोड। ठीक, मतलब कहने का ये है, जैसे मान लिया आप कहो ये आयरन है,
ये कॉपर है। आयरन की सरफेस पर अगर कॉपर की लेयर बनानी है या फिर आयरन की सरफेस पर अगर जिंक की लेयर बनानी है तो आयरन को तो बनाना पड़ेगा कैथोड और जिंक को बनाना पड़ेगा एनोड, और इन दोनों को एक सॉल्यूशन में फिट करना पड़ेगा, वायर लगाने पड़ेंगे, पूरा फिनोमिना करना पड़ेगा, ठीक। और वो जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? जो एनोड बना हुआ है मेटल, उसका सोल्ट सॉल्यूशन, ठीक। मतलब आयरन रोड, जिंक रोड, सॉल्यूशन होना चाहिए जिंक सल्फेट का। जिंक के एटम टूट टूट कर सॉल्यूशन में आएंगे और जो जिंक आयन है वो डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे आयरन की सरफेस पर। ऐसे होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फिनोमेना। पूरे टॉपिक को अच्छे से नोट करेंगे और अच्छे से नोट करने के बाद मैं अब इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि किसी सरफेस के ऊपर कितनी थिकनेस की लेयर बनाई जाए या कितना सरफेस एरिया हमें कवर करना है या कितना वॉल्यूम हमें कवर करना है, इस चीज़ की कैलकुलेशन। क्योंकि कुछ इंडस्ट्री या कुछ वर्क ऐसे होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो वहाँ पर कोटिंग जो करी जाती है एक प्रॉपर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग की जाती है। तो थिकनेस, एरिया, वॉल्यूम, इस चीज़ की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसे नोट कर लिया आप लोग। चलिए फाइनली हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फाइनली हम लोग बात करते हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फिनोमिना है उसमें थिकनेस, एरिया और वॉल्यूम, इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन करने, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि हमारा पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस, ठीक है। अच्छा, थिकनेस को हम लोग कभी कभी हाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। हाइट, कितनी हाइट की लेयर बनी, थिकनेस, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोटिंग। तो जो कोटिंग करी गई है उसकी थिकनेस, एरिया, वॉल्यूम। देखिए मान लिया ये मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस की ये थिकनेस है, मतलब हमें इतनी मोटी लेयर बनानी है। ये ठीक है, मतलब ये मान के चलिए ये तो है इसकी लेंथ, लेंथ हमने मान लिया L। ये मान लीजिए इसकी विड्थ, ब्रेड्थ या विड्थ B मान लीजिए, और ये मान लीजिए इसकी थिकनेस, थिकनेस, ठीक। और ये इसका एरिया। अब दो चीजें समझो आप लोग, दो चीजें समझिए। अगर मैं कहूं एरिया कितना है इसका, तो एरिया तो हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। वॉल्यूम कितना होगा इसका, इस कोटिंग का वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू विड्थ और इंटू हाइट, मतलब थिकनेस। तो अगर इसकी डेंसिटी ऑफ मेटल, जिस मेटल की लेयर बन रही है, अगर डेंसिटी D हो, ठीक है, तो अब करते हैं कैलकुलेशन। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ।
मास, आपको पता है कि मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम ये रहा, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट और डेंसिटी डी। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, मतलब कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच और इंटू डी इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें I पता होना चाहिए, T पता होना चाहिए उस मेटल के लिए, Z पता होना चाहिए, Z तो पता कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी पता होनी चाहिए, और बाकी अगर H कैलकुलेट करना है तो एरिया पता होना चाहिए। तो इनमें से हम लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। H फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, V वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ जो भी आपको न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करने के लिए कही जाएगी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, हमने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए, बस जितना हम लोग सिंपल से सिंपल कर सकते थे, इस फॉर्मूले को सिंपलीफाई कर सकते थे, वो हमने कर दिया है। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा हमने इसको अपनी टेक्निक अपनाकर, अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, ये जो कॉन्सेप्ट इस तरह के जो सिंपल आपने 9th और 10th में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे मैथमेटिक्स में, वो अप्लाई करके हमने इसे सिंपलीफाई किया है। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं थिकनेस ऑफ कोटिंग। ठीक है, वीडियो पॉज करके स्टॉप करके आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। फैराडे के फर्स्ट लॉ के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे, चाहे वो 12th लेवल का हो, नीट लेवल का हो, जेई लेवल का हो, वो पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो अभी मुझे यहाँ पर फैराडे का सेकंड लॉ भी पढ़ाना था, क्योंकि फर्स्ट लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो चुका है, लेकिन आज इतना समय नहीं बच पाया कि मैं सेकंड लॉ शुरू करूं, क्योंकि उसे समझाना पड़ेगा और उसमें कम से कम 10 से लेके 15 मिनट लग सकते हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको लास्ट 2-3 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं जहाँ से हमने इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू किया है, देखिए लेक्चर्स का एक ग्रुप होता है अपना, कि जहाँ से लेक्चर का नया टॉपिक शुरू होता है वहाँ से लेके ये टॉपिक जहाँ पर जाकर फिनिश होता है वहाँ तक आपको देखना है। जैसे मान लिया फैराडे का फर्स्ट लॉ लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था और यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया, तो ये दोनों लेक्चर आपको लगातार देखने चाहिए। हर लेक्चर को आप लोग ऐसे ही देखा करें, जो लेक्चर्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो उन लेक्चर्स को आप लोग लगातार कॉन्टीन्यूअसली देखते रहें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए फिर हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फैराडे के सेकंड लॉ की, और फिर जितने भी न्यूमेरिकल्स NCERT, इंटेक्स, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल पॉसिबल है इस टॉपिक के ऊपर वो टॉपिक करेंगे। और अल्टीमेटली लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग इस चैप्टर का एक थ्योरेटिकल पोर्शन बचता है जिसे हम लोग बोलते हैं सम इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेल, और एक टॉपिक बचता है कोरोजन। इन्हें हम लोग, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे NCERT से, वरना हम लोग इसे आपका जो नोट्स हैं वहाँ से भी, वरना मैं कोशिश करूँगा मैं प्योरली NCERT से वो टॉपिक कंप्लीट करूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।